हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। मैं हूं डॉक्टर पीके सिरवी सर एंड आवर टुडे लेक्चर इज वेरी पॉपुलर concept that is known as acid base theory. ओके, सो एसिड बेस थ्योरी पे अपन बात करेंगे। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एसिड बेस सब्सटेंस क्या होते हैं और इनको किस तरह से डेफिनेशन दी जाएगी और इनके एग्जाम्पल्स और थ्योरीज। तो इसमें टोटल किसी एसिड बेस थ्योरीज को समझाने के लिए बच्चों 3 तरह की थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी, जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए थे वो आपके आरेनियस एसिड बेस थ्योरी। ओके, इसमें अपन डिटेल डिस्कशन देंगे। और उसके बाद सेकेंड थ्योरी जो आई थी इसके बाद में, उसका नाम था ब्रॉन्स्टेड ल्यूरी एसिड बेस थ्योरी। और थर्ड जो अपन थ्योरी इसमें एक्सप्लेन करेंगे वो होगा लुईस एसिड बेस थ्योरी। ओके, तो अब अपन इसमें से वन बाय वन सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों। इसमें से वो होगी आरेनियस एसिड बेस थ्योरी। क्या कहा था आरेनियस ने, वो देखिए। तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस व्हाट आर एसिड्स, क्या है आरेनियस के अकॉर्डिंग। तो आरेनियस ने कहा एन acid defined as those substances which can release H plus ion when they dissolved in H2O। क्या मीनिंग निकला इसका कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन रिलीज करते हो, ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ऐसे कौन से एग्जांपल्स होंगे? वेरी फेमस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H प्लस और प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आयंस की फॉर्म में जो डिवाइड होते हैं उनको डिसोसिएशन कंसेप्ट बोलते हैं। तो डिसोसिएट इनटू H प्लस Cl माइनस। अनदर एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड को जब आप H2O में डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस प्लस NO3 माइनस नाइट्रेट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। अब यहां पे जो मेन चीज ध्यान रखने स्टूडेंट्स वो ये है कि जो भी एसिड्स होते हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इसमें 2 पार्ट के अंदर, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। तो अब अपन नेक्स्ट इसमें रिएक्शन लिखते वक्त किस बात का ध्यान रखना है, जिसमें हमारे पास एसिड 2 तरह के होते, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ओके, तो नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आपको जो रिएक्शन बनानी है उसमें हमेशा इरिवर्सिबल यानी कि सिंगल एरो देना है, यह ध्यान रखना। क्योंकि इसमें यह एज्यूम कर लिया जाता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो 100% डिसोसिएट होते हैं। मींस देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनआयोनाइज्ड पार्ट। तो सारा का सारा ये पार्ट जो है वो आपका 100% आयोनाइज्ड हो जाता है, इसीलिए आप इसको सिंगल एरे से रिप्रेजेंट करेंगे, पहली चीज। दूसरा, अगर इसकी जगह हमारे पास कोई वीक एसिड का एग्जांपल आता है, जैसे स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड वीक है तो इसमें ये 30 to 40% पार्ट ही डिसोसिएट हो पाता है टोटल मोल का। तो इसमें जो डिसोसिएशन हुआ उसमें कुछ पार्ट इसमें कन्वर्ट हुआ, इट मींस स्टिल द सम पार्ट रिमेन एज सच। तो कुछ पार्ट अभी भी ऐसा बना हुआ है। इसीलिए जो वीक एसिड्स का जो साइन दिया जाता है वो हमेशा रिवर्सिबल साइन दिया जाएगा एरो का। ये इसमें रिप्रेजेंट जब भी करें आप तो इस पर्टिकुलर थिंग्स का विशेष ध्यान रखें। ओके, इसके बाद में आर्यनिस्ट ने कहा
कि एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटॉन के बेसिस पे उनको और कैटेगराइज्ड किया जा सकता है, प्रोटॉन के बेसिस पे उनको फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसमें आपके सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। जैसे एसिड ऑन द बेसिस ऑफ, तो अगर अपन एसिड्स को क्लासिफाई करें आरएनएस के अंदर तो इसमें मोस्टली जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिलीज ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन, उसके बेसिस पे इसको कैटेगरीज बनाई जाती है, जिसमें मेजर आपकी 3 कैटेगरीज होती है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी कहलाएगी मोनो बेसिक एसिड, सेकेंड कैटेगरी होगी उसको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड, और जो थर्ड कैटेगरी होगी बच्चों उसको बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। अब इसमें एक जो आपको टर्म जो कंफ्यूजेबल लग रही होगी कि ये बेसिक वर्ड क्यों आ रहा है, जबकि हम तो एसिड पढ़ रहे हैं, बेसिक वर्ड क्यों आ रहा है। ठीक उसी तरह एक एग्जांपल को समझिए आप यहां पे। जैसे सपोज कोई व्यक्ति कह दे कि मैं पहलवान हूं, तो हम उसको कहने से नहीं मानेंगे, हम क्या कहेंगे कि आप किसी को हरा के बता दीजिए, हम मान लेंगे कि आप पहलवान हैं। ओके, तो इसी तरह से कोई एसिड अगर ये कह देता है, ठीक है, कि मैं जो है मोनो एसिडिक हूं, डाई एसिडिक हूं या ट्राई, इस तरह से कहता है, तो कोई एसिड में तो हम ये कहेंगे इसके अंदर कि एसिड का जो H प्लस आयन है वो कितने OH को न्यूट्रल करता है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू न्यूट्रल में जाएगी और उसका प्रोडक्ट क्या आएगा H2O। तो यानी कि हमारा जो एसिड है वो कितने सामने वाले बेस के OH को न्यूट्रल करता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसीलिए बार बार मोनो बेसिक यानी कि वो बेस के एक OH को न्यूट्रल कर रहा है, डाई बेसिक वो बेस के 2 OH को न्यूट्रल कर रहा है, ट्राई बेसिक वो बेस के 3 OH को न्यूट्रल कर रहा है। इसीलिए इनके नाम में जो वर्क है वो पहले आता है और खुद का जो सिंबल है वो पीछे दिया जाएगा। एग्जाम्पल, जो मोनोबेसिक एसिड जिनके पास ओनली 1 H प्लस विल बी रिलीज्ड, और डाई बेसिक कौन से होंगे जो 2 H प्लस रिलीज करेंगे, ट्राई बेसिक कौन से होंगे जो 3 H प्लस रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको H प्लस प्लस Cl माइनस दे देगा। H2SO4 आपके 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, और थर्ड वन जो होगा वो आपका हो जाएगा H3PO4, ओके, तो इसके अंदर आपके 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो इस तरह से करके आप देखेंगे इसके पास में नंबर ऑफ H कितना आया 1, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया मोनो एसिडिक। इसके पास नंबर ऑफ OH 2, इसके पास नंबर ऑफ H 3, तो ये H आइन है, सॉरी सारे, तो ये H प्लस आइन जो है बच्चों इसको देखना है कि आपके पास में नंबर ऑफ H आइन कितने हैं, उसके बेसिस पे आपको इनको कैटेगरी वाइज। अच्छा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ, तो अगर अपन एसिड की स्ट्रेंथ देखें तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक नेचर, तो उसमें जितना आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ H आइन होगा, तो आपकी जो एसिड्स है वो कितना, तो इसमें जितना ज्यादा आपके पास H प्लस रिलीज होंगे उतना ही उस एसिड की स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो था आरएनएस एसिड्स के बारे में। नाउ कम्स टू आरएनएस बेस। अब जो अपन जिसकी बात कर रहे हैं बच्चों वो हमारे पास सेकंड कैटेगरीज होगी जिसको बोलेंगे आरएनएस बेस। तो आरएनएस बेस में देखते हैं इसी तरह से क्या डिफाइन किया गया है। ओके, तो वी आर कंटिन्यूइंग आरएनएस एसिड बेस थ्योरी। तो हमारे पास जो थ्योरी चल रही बच्चों वो कौन सी है, आरएनएस एसिड बेस थ्योरी, आरएनएस एसिड बेस थ्योरी होगी। ओके, आरएनएस एसिड बेस में अब जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स बेस की। ठीक है, तो बेस अ सब्सटेंस, बेस अ substance which can release कह दीजिए, डोनेट कह, which can release or donate a OH माइनस आयन, OH माइनस, जिसको अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस।
तो जो हाइड्रोक्साइल आयंस रिलीज करेंगे उन सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम और साथ में वो जरूर लिखना है when they dissolve in H2O, ये कंपलसरी रहेगा when they dissolve in H2O, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाटर था। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जैसे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उससे आपके पास में Na+ और OH- के आयन के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये आपका हाइड्रो ऑक्साइड आयन बन गई, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। जब ये ग्रुप के साथ में रहता तब इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप, और जब ये डिसोसिएट हो जाता तो इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन की फॉर्म के अंदर। तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ आरएनएस बेस। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर आरएनएस के अकॉर्डिंग, फिर वही इसमें भी दो तरह के होंगे, एक का नाम आएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो एक इसमें अपन प्लेस करेंगे, उसका नाम होगा स्ट्रॉन्ग बेस, सेम थिंग्स होगी, और दूसरी कैटेगरी होगी उसको अपन बोलेंगे वीक बेस। तो ये दो कैटेगरीज हमारे पास रहेगी। जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे बच्चों, इसमें भी इसी तरह से करना है कि जैसे मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए इनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जबकि जो वीक बेसिस होते हैं बच्चों, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक ही डिसोसिएट हो पाते हैं। तो ऐसे डिसोसिएशन को हमेशा रिवर्सिबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें NH4+ और OH- आ गया। तो ये जो रिएक्शन लिखते वक्त आपको एरो का ध्यान रखना है कि कौन से एसिड के लिए या बेस के लिए कैसा एरो रिप्रेजेंट करना है। तो रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकला, स्ट्रॉन्ग कोई भी चीज आएगी एसिड या बेस, तब हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि दोनों अगर वीक आएंगे, वीक एसिड वीक बेस, तो हम उसको रिवर्सिबल साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। फिर तो सोचो नेक्स्ट क्या आएगा, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेस आएगा। तो आरएनएस ने बेस को कैसे क्लासिफाई किया, उसी तरह से जैसे हमने एसिड के अंदर सीखा था बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ OH आयन। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं कि बेस को आरएनएस के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, तो इसमें भी इसी तरह से स्टूडेंट्स कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में हमने कहा मोनो एसिडिक बेस, देखो नाम में फर्क देखिए आप, मोनो एसिडिक बेस खुद का नाम सफिक्स में आ गया और जो वर्क है वो उसके पहले लिखा गया है। इसी तरह से आपका इसमें आ जाएगा डाई एसिडिक, क्या लिखेंगे इसको, डाई एसिडिक बेस। ओके, और थर्ड वन इसी तरह से इसमें ट्राई एसिडिक बेस, ये आपके पास तीन हो जाएंगे। ओके, तो आप देखो इसके अंदर डिफरेंस आपको नजर आया। पहले वाले में क्या था, कंपेयर करो, जस्ट पहले जाकर के कंपेयर करो, रिकॉल करो दिमाग में, क्या था कि उसमें यहां बेसिक वर्ड आता था, है ना, तो वर्क बेस्ड हो गया। कैसा हो गया, वर्क। जो बेस के अंदर आपको ये वर्ड जो ऑड लग रहा बिल्कुल कि ये नाम क्यों आ रहा है, ये नाम इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसका वर्क जो है बेस का वो है, क्योंकि खुद जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज कर रहा है, तो इसकी परफॉर्मेंस इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने कितने H+ को न्यूट्रल किया है। ठीक वही पहलवान वाला एग्जांपल, बेस कह दे कि मैं पहलवान हूं, तो हम इसके कहने से नहीं मानेंगे, हम इसको किसी से फाइट करवाएंगे अपोजिशन में, तो वो फाइट करके अपोजिट वाले को अगर हराएगा तो हम उसकी वर्क की परफॉर्म कि हाँ यू आर करेक्ट। ओके, तो इसीलिए हमारे बेस जितने H+ को न्यूट्रल करेंगे स्टूडेंट्स, उतना ही इसकी स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट होगी। तो अगर कोई 1 OH रिलीज करता, इसका मतलब यह हुआ कि वो एसिड के एक ही H+ को न्यूट्रल करेगा। अगर कोई बेस 2 OH- आयन रिलीज करता है, यानी कि वो एसिड के 2 H+ को न्यूट्रल करेगा। और अगर कोई एसिड बेस अगर 3 OH रिलीज करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो किसी एसिड के कितने 3H+ को न्यूट्रल करेगा। एग्जाम्पल जैसे आपके NaOH है ना, NaOH Na+ और OH- में कन्वर्ट हो गया, तो देखिए नंबर ऑफ OH आयन आपका एक ही आया। इसी तरह से KOH
K प्लस और OH माइनस। ओके, डाई बेसिक में चले तो हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ऑल ट्वाइस, और इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास में बन जाएगा Ca2 प्लस और 2OH माइनस। इसी तरह से थर्ड में चलेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहां पे स्टूडेंट्स हम एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं सिंगल एरो से, लेकिन ये ध्यान रखना है जब भी वीक और स्ट्रांग आता है तो उसके अकॉर्डिंग वाटर के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइन से देना है। बस याद ध्यान रखना है ये सारी रिएक्शंस जो है वो आपकी सॉल्वेंट के अंदर हो रही है, ये अपने पहले कह ही दिया था। ठीक है, तो डिसोसिएशन इस तरह से होगा। तो दीज आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्हेनियस बेस। अब आर्हेनियस ने ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया एसिड बेस थ्योरीज का, लेकिन इसके बाद भी आर्हेनियस की कुछ लिमिटेशंस रह गई बच्चों, क्योंकि हमारे पास वाटर के अंदर उसकी आयोनाइजेशन होना जरूरी था। तो अब हम इसके लास्टली कंक्लूड करेंगे थ्योरी को, जिसके अंदर लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, क्या लिमिटेशन रह गई, कौन सी चीजें जो आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसके अंदर लास्ट हेडिंग आर्हेनियस का वो है लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी लिमिटेशंस क्या क्या थी इसकी। लिमिटेशन में पहला था कि इसमें कोई भी चीज वाटर सल्यूबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वाटर सल्यूबल होनी चाहिए। तो उसके बिना ये एक्सप्लेन, कि अगर कोई सब्सटेंस गैस है तो उस केस में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहली चीज। दूसरा जो लिमिटेशन था बच्चों, so many substances are known as acid। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड्स कहलाते हैं, लेकिन उसको इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे स्टूडेंट्स CO2, SO2, SO3, ZnCl2, AlCl3, FeCl3, BeCl2, बहुत सारे एग्जांपल्स। देखो इन एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है बच्चों जिसके पास H हो, और जब तक H नहीं होगा तब तक आप आर्हेनियस के अंदर उस एग्जांपल को फिट कैसे करेंगे। यानी कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड होने के लिए पहले तो उसके पास H+ एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएट होना चाहिए। तो H है ही नहीं, तो उस केसेस में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आर्हेनियस थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी तरह से so many substances are known as बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो बेस कहलाते हैं, लेकिन उनको आर्हेनियस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और वेरी फेमस और कॉमन एग्जांपल है जिसका नाम है बच्चों NH3, अमोनिया। वेरी फेमस, अमोनिया इज ए बेस, लेकिन देखो इसके पास कहीं पे भी आपको जो है वो क्या नहीं मिलेगा, OH आयन, जबकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, OH आयन, देखिए हाइड्रोक्साइल आयन होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल इस तरह से बहुत सारे हैं। प्राइमरी अमाइंस, 1 डिग्री अमाइंस जो होती है RNH2, वो भी इस एग्जांपल में, तो ये तो फेमस एग्जांपल है। और भी सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइंस, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी pyridine वगैरह, अदर हायर एग्जांपल्स और है इसके अंदर जो आगे नेक्स्ट थ्योरीज के अंदर आएंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस जो थे जिस वजह से इस थ्योरी की लिमिटेशंस हो पाई। तो ये आपका कंप्लीट था आर्हेनियस। तो स्टूडेंट्स अब अपन सेकंड थ्योरी की बात करते हैं एसिड बेस के अंदर, जिसका हेडिंग है ब्रॉन्स्टैंड-ल्यूरी एसिड बेस थ्योरी। जो एक्सेप्शंस रह गए आर्हेनियस के अंदर, उसके बेसिस पे ये थ्योरी क्रिएट हुई। और इसमें देखिए किस तरह से एसिड को एक्सप्लेन किया गया। इसमें कहा एसिड्स आर दोज substances which can release a proton। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहां पे H+ को एक नया नाम दे दिया गया जिसको बोलेंगे प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन इस तरह से वर्ड आया
कि जैसे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर अपन को पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसमें से आयोनाइज करके एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, पीछे क्या बचेगा H+, यानी कि अब सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन रह गया है, इसीलिए वर्ड यूज हो गया आपका प्रोटॉन। तो H+ आयन को अपन प्रोटॉन भी कह सकते हैं। या those substances which have tendency to release H+ और प्रोटॉन। तो यहां पे प्रोटॉन वर्ड जो है वो ज्यादा हाईलाइट है। एग्जाम्पल इसी तरह से HCl है, तो HCl को आपने H+ और Cl-, ओके, H+ और, तो यह आपके, ये तो आपका हो गया सब्सटेंस जो गिवन है, और यह आपका रिलीज में आ गया प्रोटॉन। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी 2-3 बच्चों, वो है, एक तो आप कोई भी एग्जांपल लेंगे तो उसको एसिड मेंशन कर दिया, फिर उससे रिलीज होने वाला, लेकिन इसके बाद जो रिमेन स्पीसीज होती है इसके लिए एक अलग से स्पेशल डेजिग्नेशन है जिसको बोलते हैं कंजुगेटेड, जिसको बोलेंगे कंजुगेटेड बेस। यानी कि कोई भी एसिड अपना एक H+ निकालने के बाद वो अपने आप को कंजुगेटेड बेस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वापस उसमें कैपेसिटी टू गेन की आ जाती है फ्यूचर के अंदर, इसीलिए उसके पीछे नाम में बेस आ जाता है प्रोटॉन रिलीज के बाद। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि इस पूरी थ्योरी के अंदर आपको H+ को प्रोटॉन मानना है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, इसमें चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इन सब में आपको जो है वो रिवर्सिबल साइन से ही रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इस थ्योरी के अंदर, और जो भी इसमें कोई भी सॉल्वेंट लिया जा सकता है, यहां पे वाटर लिमिटेशन नहीं, वाटर भी यूज हो सकता है, और वाटर के अलावा भी अभी अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे तो कोई भी सॉल्वेंट भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसमें एसिड की जो कैटेगरी है वो इस तरह से हो सकती है, मोनोप्रोटोनिक, डाइप्रोटोनिक, ट्राइप्रोटोनिक, जैसे अपन ने आरएनएस में उनको मोनो एसिडिक, मोनो डाई एसिडिक इस तरह से कहा था, तो यहां पे वो चीज प्रोटोनिक फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो है बच्चों वो है बेस। बेस के केस में भी इसी तरह से बोलना है। डेफिनेशन क्या बनेगी बेस की, सोचिए, दो सब्सटेंसेस which can accept H+, यानी कि प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट कर सके वो, यहां प्रोटॉन कौन है H+, वो आपका बेस कहलाएगा। जैसे स्टूडेंट्स, वेरी फेमस एग्जांपल अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, और इसके पास जब भी कोई एसिड H+ देगा, प्रोटॉन देगा, तो ये अमोनिया उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास में एक्सेप्ट होते ही क्या आंसर आ जाएगा, NH4+, यानी कि अमोनियम आयन। तो यहां पे ये अमोनिया क्या कहलाया, बेस, H+ क्या कहलाया, प्रोटॉन। इसने इसको टेंडेंसी टू एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद में जैसे ही ये बेस उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, और अब ये क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड एसिड, यानी कि अब ये देने की कैपेसिटी में आ गया है। ठीक है, तो इस नाम पे ध्यान रखना है, कंजुगेटेड बेस, यानी कि अब वो आपका एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी पे आ गया है, और ये जो है कंजुगेट एसिड, अब डोनेट करने, एसिड हमेशा डोनेट करेगा, बेस हमेशा एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। और इसीलिए इस थ्योरी का, क्योंकि यहां पे बार बार डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन आ रहा है, इसीलिए इस थ्योरी का एक नाम और है प्रोटॉन डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी। तो इसका ये और नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस। ओके, अब इसके बाद अगर अपन इन दोनों एसिड बेस को मिलाकर के अगर इस ब्रॉन्स्टेन-ल्यूरी की अपन जनरल रिएक्शन लिखना चाहें दोनों की एक साथ में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको, तो वो अपन इसमें लिखते हैं। तो अब एक एग्जांपल एसिड का ले लेंगे और एक उसमें आपका जो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेंस बेस है उसका ले लेंगे। तो देखिए, जैसे मेरे पास में कोई भी एक एसिड होगा और उसके साथ में अपन इधर लिख देते हैं बेस,
तो अभी अपन ने क्या सीखा था कि एसिड जो होगा स्टूडेंट्स, वो प्रोटॉन रिलीज करने के बाद अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा? याद करिए, कंजुगेटेड बेस। किस में कन्वर्ट कर देगा? कंजुगेटेड बेस में। इसी तरह से बेस जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा? याद करिए, कंजुगेटेड एसिड। अब अपन क्या करेंगे, प्रोटॉन का जो एरो है वो इसके ऊपर लिख देंगे, जैसे H+ और यहां पे भी आ जाएगा आपका H+। तो यहां पे प्रोटॉन क्या एक्सेप्ट हुआ, तो यहां पे लिख दो प्रोटॉन एक्सेप्ट, और यहां पे आ जाएगा प्रोटॉन रिलीज हुआ या प्रोटॉन डोनेट हुआ, तो प्रोटॉन डोनेट। ओके, अब इसमें एग्जांपल लिखे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया और उसके साथ में आपने ले लिया NH3। ओके, तो यहां से जैसे ही ये H+ रिलीज होगा तो ये उसको क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट करते ही आपका रिवर्सिबल साइन के साथ में क्या लिखेंगे? Cl- और NH4+ की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये HCl एसिड कहलाया, NH3 बेस प्रूव हो गया, और Cl यहां पे क्या कहलाएगा? देखो इस एरो के नीचे कंजुगेटेड बेस। NH4Cl क्या कहलाएगा? यहां पे कंजुगेटेड एसिड। तो ये कहलाती है कॉमन रिएक्शन फॉर ब्रोंस्टेन-ल्यूरी एसिड बेस थ्योरी। तो ये इसके अंदर आपका ब्रोंस्टेन-ल्यूरी एसिड बेस है। यस स्टूडेंट्स, अब जो ब्रोंस्टेन-ल्यूरी एसिड बेस थ्योरी में नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ सॉल्वेंट। टाइप ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इसके अंदर वर्ड जो यूज होता ओनली वाटर में, जबकि आर्एनएस एसिड बेस थ्योरी में क्या था? सिर्फ आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट मानते हुए एसिड बेस्ड डिसोसिएशन कंसेप्ट के बेसिस पे H+ रिलीज और OH- आयन रिलीज को दिखा सकते हैं। लेकिन यहां पे जो ब्रोंस्टेन-ल्यूरी के अंदर है वो आपका टाइप ऑफ कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्वेंट की फ्रीडम है इसके अंदर। तो सॉल्वेंट कितनी तरह के यूज किए जा सकते हैं इस थ्योरी के अंदर? तो उसमें एक आपका आता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, एक आता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, एक आता है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, और नेक्स्ट होता है लास्ट एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए, अब इसमें आपको नाम से ही पता लग रहा है प्रोटो, हर वर्ड में प्रोटो आ रहा है, तो प्रोटो किसको इंडिकेट कर रहा है? आपका H+ को। ये तो हो गया H+। अब पीछे वर्ड पे गौर फरमाइए, इस पे फिलिक। फिलिक का मतलब होता है बच्चों अफेक्शन। फिलिक मींस अफेक्शन, या इसको अपन कह सकते हैं अट्रैक्शन। तो अफेक्शन या अट्रैक्शन, प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास में मान लीजिए एक्वस या डाइल्यूट अमोनिया है। ओके, और इसके अंदर ये किसी भी प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या कर देगी? अफेक्शंस में शो करेगी। तो ये प्रोटॉन आपका इसके साथ में ऐड हो जाएगा उस सॉल्वेंट के अंदर, तो NH4+ बन जाएगा, और ये आपकी एक्वस फॉर्म के अंदर। तो अमोनिया यहां पे क्या कहलाएगी? आपकी प्रोटोफिलिक। रखिएगा, आपको बच्चों बेंजीन का स्ट्रक्चर याद होगा। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर, बस बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक कार्बन को रिमूव करके उसकी जगह नाइट्रोजन प्लेस कर दीजिए। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पिरिडीन। क्या बोलेंगे? पिरिडीन। पिरिडीन भी इसी तरह से आपका H+ प्रोटॉन को फिलिक नेचर में लेती है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको अपन लोन पेयर बोलते हैं, और ये लोन पेयर इस H+ को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका पिरिडीनियम आयन बनेगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसमें ये पिरिडीनियम आयन में H एक्सेप्ट होते ही पॉजिटिव चार्ज, तो ये पिरिडीनियम आयन बन गई। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? पिरिडीनियम आयन। तो ईएम लग जाएगा पिरिडीनियम आयंस की फॉर्म में। तो ये आपके ऐसे जो सॉल्वेंट एक्वस अमोनिया या पिरिडीन, ये आपके कौन से सॉल्वेंट्स कहलाते हैं? प्रोटोफिलिक, क्योंकि हर बार प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या उसको अफेक्शन में रखते हैं। तो ये तो प्रोटोफिलिक हो गया। अब इसी तरह से जो सेकेंड कैटेगरी आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये आपके पास में कौन सी हो गई? प्रोटोजेनिक। ओके, तो यहां पे इसी के सामने अपन कर लेते हैं प्रोटोजेनिक। नाउ इसी में भी इसी तरह से जो पहला लेटर आपको दिख रहा है इसके अंदर, वो क्या लिखा हुआ है? प्रोटो। फिर से आ गया, इसका मीनिंग तो आपका क्या हो गया बच्चों? H+। और पीछे क्या लिखा है? जेनिक। जेनिक का मतलब जेनेशन है ना, उसको जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को खुद जनरेट कर दे, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? प्रोटोजेनिक
जेनिक। जैसे आपके पास में कोई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो आपका प्रोटॉन जनरेट कर देगा। तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया और H प्लस और Cl। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन को खुद जनरेट करते हो जैसे डाइल्यूट H2SO4, तो ये आपके प्रोटॉन को जनरेट कर देंगे HSO4 माइनस। तो प्रोटोजेनिक्स कहलाएंगे सारे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड जो कैटेगरी है सॉल्वेंट की वो आपकी कौन सी आ रही है, एम्फोटेरिक। स्टूडेंट्स नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर, जैसे आप बायोलॉजी में भी कई बार एक टर्म्स यूज करते हैं, बहुत लोअर क्लासेस में भी, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में आप क्या कहते हैं कि ऐसे लिविंग थिंग्स जो अर्थ पे भी रहती हो और ग्राउंड्स में भी रहती हो, अंडरग्राउंड्स में भी, सी में पानी में रहती हो या अंडरग्राउंड रहती हो, तो उसको एम्फीबियंस बोलते हैं अपन, है ना। तो एम्फो वर्ड ड्वेल नेचर, थोड़ी देर के लिए अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें ड्वेल नेचर होती हो उनको अपन यहाँ पे एम्फोटेरिक बोलते। दो सॉल्वेंट विच शोज ड्वेल नेचर। अब यहाँ पे ड्वेल का क्या मतलब निकला कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप को ब्रोंस्टेन ल्यूरी का एसिड भी मानता हो और ब्रोंस्टेन ल्यूरी का बेस भी मानता हो। अब क्वेश्चन रेज होगा ये कैसे होगा। तो जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास H2O, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं अपन H2O। H2O हमारा एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है ब्रोंस्टेन ल्यूरी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब अगर H प्लस को यानी H2O को अगर एसिड प्रूव करना है अपने आप को, तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स एसिड प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना प्रोटॉन रिलीज करना पड़ता है। यहां प्रोटॉन कौन है, H प्लस, तो यानी कि उसको अपना प्रोटॉन डोनेट करके या रिलीज करके प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि वाटर जो होगा उस प्रोटॉन को निकालने के बाद में किस फॉर्म में शो करेगा, सिर्फ क्योंकि ये H तो निकल गया उसमें से, तो पीछे क्या बचा, OH माइनस। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, कौन सा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन इज नोन एज एसिड। ठीक है, तो ये प्रूव करता है वाटर का कि अगर OH बना है इसका मतलब वो एसिडिक नेचर है। इसी तरह से वाटर अपने आप को बेस कैसे प्रूव करेगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वो एक प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। प्रोटॉन कौन, H प्लस। तो इसके पास ऑक्सीजन जो होती है स्टूडेंट्स, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको अपन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, यानी कि जो फ्यूचर में कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और ये एक H एक्स्ट्रा आते ही इसको H3 प्लस। H3 प्लस क्यों बना, क्योंकि दो उसके पास पहले ही है, एक H और आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आपके कोऑर्डिनेट शेयरिंग में चले जाएंगे तो हाइड्रोनियम। तो H3O प्लस जो होता है बच्चों, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन ये प्रूव करता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन ये प्रूव करता है कि वाटर इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो याद रहे ये वाटर की बेसिक एसिडिक प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा और ये वाटर की बेसिक नेचर को प्रूव करेगा क्योंकि उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट। इसी तरह से बच्चों दो और फेमस एग्जांपल है जो आप यूज कर सकते हैं इस थ्योरी के अंदर, मतलब इस सॉल्वेंट्स के अंदर, जिसमें आपका एक एसिटिक एसिड, बहुत ही फेमस नाम, सिरका विनेगर जिसको अपन बोलते हैं लोअर क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों दो और एग्जांपल्स आप ले सकते हैं और ये कंपटीशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में आते हैं, अक्सर इसको पूछे जाते हैं जेईई नीट के अंदर। तो इसमें आपका एक तो होता बच्चों एसिटिक एसिड, वेरी फेमस एग्जांपल, और दूसरे लोअर मोलर मास एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ROH से। ROH में दो मेन होते हैं, एक तो मिथाइल एल्कोहल और एक सेकंड जो है वो है आपका इथाइल एल्कोहल, है ना, जिसको 1 डिग्री एल्कोहल्स भी कहते हैं। ये दोनों नहीं। एसिटिक एसिड में भी इसी तरह से शो करना है बच्चों कि उसको अगर अपने आप को एसिडिक नेचर में शो करना है तो एक प्रोटॉन कम कर दीजिए, अगर उसको, ये तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, अगर उसको बेसिक नेचर शो करनी है तो वो एक प्रोटॉन को एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर ले, तो इसमें रिलीज करेगा तो पीछे क्या बचेगा, एसीटेटाइन। क्या बचेगा, एसीटेटाइन। तो फॉर्मेशन ऑफ एसीटेटाइन एसिडिक एसिड की एसिडिक नेचर को प्रूव करता है एज पर ब्रोंस्टेन-ल्यूरी। इसी तरह से अगर ये प्रोटॉन अब ये एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो देखिए जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसमें जो लास्ट ऑक्सीजन है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन से जो होगी वो आपकी ये हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट में चली जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड रहेगा और ये एक H आपके पास पहले ही था और ये कोऑर्डिनेट के अंदर आपका एक H और आ जाएगा। तो दिस वन इज कॉल्ड
एसीटोनियम। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड का कैटायनिक फॉर्म जो होती है ये प्रूव करती है कि आपका एसिटिक एसिड वो M4 है। इसी तरह से आप एल्कोहल में भी ऐसा कैसा शो कर सकते हैं बच्चों, एल्कोहल में भी इसी तरह से हो जाएगा। अगर H प्लस यानी कि एक H प्लस किसी भी एल्कोहल में से अगर अपन कम करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, RO माइनस, जिसको बोलते हैं एल्को ऑक्साइड आयन। एल्को ऑक्साइड आयन में R की वैल्यू CH3 या C2H5 हो सकती है। इसी तरह से अगर हमारे पास बेसिक नेचर प्रूव करनी है तो एक प्रोटॉन वही फ्री ऑक्सीजन उसको, तो ये तो आपका एसिडिक नेचर प्रूव हो गई, ये आपकी बेसिक नेचर प्रूव हो जाएगी। तो इसमें ये अल्कोहल क्या करेगा बच्चों, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में कोऑर्डिनेशंस कर देगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये तीनों एग्जांपल बहुत ही फेमस है कि किस तरह से एसिडिक और बेसिक एम्फोटेरिक नेचर्स में आते हैं। लास्ट सॉल्वेंट है बच्चों हमारे पास एप्रोटिक। नाम से ही पता लग रहा, केमिस्ट्री में कोई भी डायरेक्टली ना नहीं होता, इसीलिए आप देखेंगे मोस्ट ऑफ टर्म्स जो होती केमिस्ट्री के अंदर, मना को या तो लिखा जाता ए, है ना, और या लिखा जाता एन। ये दो वर्ड जो होते हैं केमिस्ट्री में मना करने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आप कहते हो एटॉम नॉट टू कट, ठीक है, एन जो ए का मतलब नहीं, प्रोटिक मींस प्रोटॉन जिसके पास नहीं हो। ठीक है, तो ए प्रोटिक जो प्रोटॉन ना तो दे सके ना ले सके, यानी कि दोनों ही नीदर एक्सेप्ट नोर रिलीज। ठीक है, एम्फोटेरिक में तो क्या आ जाएगा आपका, those solvent which can accept the proton or which can release the proton, दोनों ही हो सकते हैं। तो दोनों, इस भी ड्यूअल नेचर हो गई। जबकि ए प्रोटिक में ए जो किसको इंडिकेट करेगा, नो, और प्रोटिक का मतलब जिसको प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं हो, यानी कि नीदर रिलीज और नोर एक्सेप्ट, दोनों ही नहीं करने। और मोस्टली ये ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जैसे बेंजीन C6H6। कुछ कॉमन एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्लेस किए हैं, तो ये कहलाते हैं एप्रोटिक। जैसे, और यहाँ पे एन का मतलब भी नो होता है, जैसे एनहाइड्रस, अपन कई बार कहते हैं ना एनहाइड्रस है, तो एन का मतलब नो और हाइड्रस मीन्स वाटर, नो वाटर, तो उसको एनहाइड्रस बोलते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेन-ल्यूरी एसिड बेस थ्योरी। इसमें क्या डेफिशिएंसी रह गई, तो इसमें जो मेन कंपोनेंट था, इसमें भी सॉल्वेंट रिक्वायर्ड था, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, तो सॉल्वेंट इसमें भी चाहिए, यानी कि गैस वाली प्रॉब्लम फिर से एज इट इज रह गई। गैसियस सब्सटेंसेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज बच्चों, इसके अंदर जितने भी एसिड आपके आरएनएस में एक्सेप्शंस थे, वो सारे एसिड्स इसके भी एक्सेप्शन है, क्योंकि इनमें भी एसिड के लिए प्रोटॉन चाहिए था और वो प्रोटॉन था नहीं। तो आपने देखा होगा आरएनएस में भी यही प्रॉब्लम्स आई थी कि CO2 है ना, SO2, SO3, FeCl3, ZnCl2, AlCl3, FeCl3 तो आ गया, BeCl2, BH3, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये एज इट इज एक्सेप्शन रह गए इस थ्योरी के अंदर ही। और इस थ्योरी की जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये हुई कि ये थ्योरी ये बताने में सफल हो गई कि आपका बेस जो है वो अमोनिया को प्रूव कर दिया कि अमोनिया बेसिक नेचर की है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस में आ गया, क्योंकि अमोनिया आरएनएस के अकॉर्डिंग नहीं समझाया जा सकता था, क्योंकि उसके लिए अकॉर्डिंग OH चाहिए। लेकिन चूंकि अमोनिया ने स्टूडेंट्स H+ को एक्सेप्ट कर लिया था लोन पेयर की हेल्प से, तो इसीलिए इसके अंदर NH4+ आ गया। तो ये अमोनिया को समझाने में कामयाब हो गई, तो इसीलिए इसका बेस वाला एक्सेप्शन रिमूव हो गया। यस स्टूडेंट्स, अब अपन आगे बढ़ते हैं और थर्ड थ्योरी पे आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो एक्सेप्शंस हमारे आरएनएस और ब्रोंस्टेन-ल्यूरी के अंदर रह गए थे, उसके लिए फिर ये थर्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया, जिसको लुईस एसिड बेस थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड कौन होंगे और बेस कौन होंगे। तो एक तरफ एसिड लिख दीजिए और एक तरफ बेस लिख दीजिए। ओके, एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो इसमें इसको थोड़ा सा आप इस तरह से याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला इसमें ए लेटर है ना, ए को जो मीनिंग आप बना सकते हैं वो है एक्सेप्ट, समथिंग एक्सेप्ट। अभी बात करेंगे अपन। तो चूंकि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों थ्योरी से डिफरेंट क्यों है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। इसके अंदर
अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर, ध्यान दीजिए, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईलाइट किया गया है, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थ्योरी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होती है। जो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेयर की फॉर्म में, वो डोनेट या एक्सेप्ट होंगे। तो एसिड के लिए याद रख लीजिए एक्सेप्ट, तो यहां पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दीजिए और एरो को एसिड की तरफ बता दीजिए। तो अब मान लीजिए सपोज आपको डेफिनेशन बनानी है लुईस एसिड की, तो डेफिनेशन में क्या बोलेंगे आप कि दो सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, दो substances which can accept a pair of electrons is known as Lewis acid. ओके, और इसी तरह से बेस की बात करें तो बेस में थोड़ा सा आप बी से याद रखिएगा, बड़े दिल वाला हमेशा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पे बेस जो होता है लुईस एसिड थोड़ा बड़ा दिल दिखाता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो यहां पे इसको यहां पे डोनेट मानना है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और बड़े दिल वाला, बी से बड़े दिल वाला मान लीजिए। तो इसमें जो एरो होगा वो आपका इस तरह से शो करिए, लाइक दैट। तो आपको एक डेफिनेशन बताइए, तो डेफिनेशन में आप क्या मेंशन, लटने की जरूरत नहीं, समझ के याद रख लीजिए। दो सब्सटेंसेस, क्या बोलेंगे इसके अंदर, दो सब्सटेंसेस which can donate a pair of electron, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हो वो आपके लुईस बेस कहलाएंगे। अब देखिए नीचे एग्जाम्पल में किस तरह से हम इनको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो लुईस एसिड होगा, एक तरफ लिख दीजिए आपका लुईस एसिड जो होता है स्टूडेंट्स मोस्टली ऑक्टेट डेफिशिएंट होता है। कैसा होता है, या तो ये ऑक्टेट डेफिशिएंट होता है या इसका कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी वजह से उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा इसके अपोजिट में अपना जो लुईस बेस है, तो लुईस बेस के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। इसका मतलब मोस्टली ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कोई भी एक फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन के बाद में फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी एसिड का आयोनाइजेशन होकर के हुआ हो तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इसमें एसिड चूंकि एक्सेप्ट कर रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो आप कौन दे रहा है, लुईस बेस। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पीसीज की तरफ से दिए जाते हैं तो इसको बोलते हैं वन साइडेड शेयरिंग। ध्यान दीजिए, आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में तो क्या होता है, टू साइडेड शेयरिंग्स होती है, और इसमें वन साइडेड शेयरिंग क्योंकि देने वाला सिर्फ लुईस बेस है, सामने वाला कुछ नहीं दे रहा, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें वो सीधा सीधा उसको एक्सेप्ट करेगा अपने आप को रिच बनाने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए इसमें इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो वन साइडेड शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बोलते हैं। इसीलिए लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट होगा। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के अंदर सपोज BF3 कोई भी ले लीजिए, BF3 लिख दिया, तो आप ध्यान से देखो बच्चों, BF3 का एग्जांपल है। तो इसमें अगर हम बोरॉन का ऑक्टेट काउंट करें तो आप देखो इस फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए, 6, यानी कि सेक्सेट कंप्लीट हुआ। तो इसके पास में ऑक्टेट डेफिशिएंट है, तो ये स्पीसीज 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगी अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और सामने आपके लुईस बेस में सपोज आपने NH3 ले लिया, ठीक है, तो NH3 के नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, एक लॉन पेयर फ्री होता है, एक लॉन पेयर फ्री होता है। और ये लॉन पेयर स्टूडेंट्स किस तरफ शेयरिंग के लिए चला जाएगा, तो यहां सेंटर में लिया ये और बोरो, और चूंकि वन साइडेड शेयरिंग है तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख दीजिए, जैसे आप कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको बोलते हैं लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स, जिनमें एसिड और बेस के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है। यस स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कंपटीशन पर्पस से कि कौन सा लुईस एसिड है और कौन से लुईस बेसिस है।
तो हमने इसमें दो कैटेगरीज बना दी, एसिड्स कैटेगरी एंड सेकंड वन इज बेस कैटेगरी। एसिड में वापस दो पार्ट बनेंगे, देखिए ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट इनकम्प्लीट जो है वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स, कौन से पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर ऑप्शन में आता है या आपको मेंशन करना है तो उस केस में वो हमेशा आपका लुईस एसिड होगा। और एक न्यूट्रल, सेकंड कैटेगरी न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज में H प्लस जो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस के फॉर्म में भी हो सकती है, NH4 प्लस, Ag प्लस, Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जितने भी होंगे वो सारे आपके लुईस एसिड कहलाएंगे। अब जो न्यूट्रल है इसके अंदर मोस्ट ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इनके पास में, जैसे ZnCl2, FeCl3, AlCl3, BeCl2, BF3, है ना, ClF3, BH3, बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये याद रखने। और उसके बाद नेगेटिव चार्ज, तो बेस के अंदर ऑब्वियसली इसमें अपन ने क्या कहा था, बड़े दिल वाला, तो इसके पास एटलीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा जो ये डोनेट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज के पास मतलब ही यही है कि इसके पास में आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट के अंदर है और ये डोनेट के लिए यूज होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले आपके जैसे हाइड्रोक्साइड आयंस, साइनाइड आयंस, मर्केप्टो आयंस, अमीनो आयंस, तो ये आयंस सारे आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्यूचर में लीजेंड्स भी कहलाते हैं और उनका दूसरा नाम लुईस बेसिस भी होता है। तो इनमें आइडेंटिफाइड की जरूरत नहीं है, नेगेटिव चार्ज से पता लग जाएगा। और लास्ट हमारे पास है बच्चों न्यूट्रल लुईस बेस। न्यूट्रल लुईस बेस में भी आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से होके निकलेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिक टेबल में बच्चों एक नॉक्स फैमिली ग्रुप होता है जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, है ना, जो अपन ने बताया था नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिक जाएंगे और स्टाइल से टीपो फिर कल बाहर आई आत्मा। तो इसके पास में कितने लोन पेयर होते हैं, BSNL हेल्पलाइन के इक्विवेलेंट 1 2 3। तो इसीलिए लुईस जो आपका लुईस बेस है इसके अंदर जितने भी आपके न्यूट्रल लुईस बेसेस होंगे उनके पास हमेशा इनमें से कोई एटम जरूर, इस फैमिली का कोई एटम जरूर होगा जिसको शॉर्टली नॉक्स फैमिली कहते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली या हेलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं, देखो लुईस बेस का पैनल लेटर क्या आ रहा है, बी। तो इसको इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए आप ट्रिक सेट करने के लिए बिंदियां बोल सकते हैं, यानी कि बिंदियों वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे लुईस बेस कहलाएंगे, जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपन बोलते हैं। तो दे आर गिवन टू लुईस एसिड। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब देखिए लास्टली जब कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों तो आप इसमें कैसे स्ट्राइक करें जल्दी से कि कौन सी कैटेगरी में। तो देखो एसिड है तो एसिड में पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही पता लग जाएगा, उस पर लिखा होगा, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, फिर यहां आइए नेगेटिव चार्ज, अपन को पता लग जाएगा क्योंकि उस पर नेगेटिव मेंशन्ड होगा। अब इन दोनों न्यूट्रल में से ये न्यूट्रल आपको याद नहीं करना, कैसे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई नॉक्स फैमिली वाली, इनमें से कोई एलिमेंट होगा तो उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। तो वो सेंटर एटम अगर बनता है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये ऑटोमेटिकली बेस में चली जाएगी। तो यानी कि ये भी हमें नहीं याद करना है, सिर्फ उसको दिमाग में रखना कि लॉन्ग पेयर उसके पास होना चाहिए। बस याद रखने की चीज जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ न्यूट्रल लुईस एसिड, और अक्सर क्वेश्चन ज्यादा इस तरह के इसके आते हैं, तो ये लिस्ट आप इसमें याद रखिए जो मैक्सिमम लुईस एसिड को इंडिकेट करती है। तो ये आपकी लुईस एसिड बेस थ्योरीज, तीनों थ्योरीज हो गई एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू।